क्या होता है और एम्प्लॉय डिसिप्लिन के टाइप्स कितने होते हैं। देखो, एम्प्लॉय डिसिप्लिन क्या होता है। एम्प्लॉय डिसिप्लिन इज डिफाइंड एज द रेगुलेशंस और कंडीशन दैट आर इम्पोज्ड ऑन एम्प्लॉयज बाय मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू अदर करेक्ट और प्रिवेंट बिहेवियर दैट आर डेट्रीमेंटल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, सिंपल सी बात है, जो एम्प्लॉय डिसिप्लिन क्या होता है कि कुछ रेगुलेशंस फॉर्म के द्वारा बना दिए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बना दिए जाते हैं, जिससे क्या हो सके उनका जो बिहेवियर है ना वो मेंटेन किया जा सके। जो मेन इसका मकसद क्या होता है, अब बताओ क्यों बनाए जाते हैं। ताकि क्या है कि जो एम्प्लॉय है उसको ही एम्बेरसमेंट ना हो। अगर वो कुछ ऐसा एक्ट करेगा जो कि क्या है इररिलेवेंट है, जो कि ज़रूरी नहीं है, तो क्या होगा, वही एम्बेरस होगा ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं फर्म के द्वारा, जिससे कि डिसिप्लिन मेंटेन हो सके एम्प्लॉय का। अब देखो, discipline in the workplace is a tool by which management can correct behavioral deficiencies and ensures adherence to established rules and regulation of the company. डिसिप्लिन से क्या होता है कि करेक्ट बिहेवियर डेफिशिएंसीज एंड इंश्योर एडहियरेंस टू एस्टैब्लिश रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। इससे क्या होता है, अच्छा बिहेवियर आता है ना। डिसिप्लिन होगा तो सारे लोग अच्छे से बिहेव करेंगे ना, और जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उन्हें मानेंगे। तो इसीलिए क्या है, पर्पस ऑफ डिसिप्लिन का पर्पस क्या है कि ताकि हम बिहेवियर को करेक्ट कर सके। और डिसिप्लिन इज अ कंडीशन इन विच ऑर्गेनाइजेशन व्हेन एम्प्लॉयज कंडक्ट देमसेल्फ इन अकॉर्डिंग विद द ऑर्गेनाइजेशंस रूल एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द एक्सेप्टेबल बिहेवियर। अब देखो, दो पॉइंट है एम्प्लॉय डिसिप्लिन के, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, पॉजिटिव डिसिप्लिन, और दूसरा क्या है, नेगेटिव डिसिप्लिन। पॉजिटिव डिसिप्लिन क्या है, पॉजिटिव डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि पॉजिटिव डिसिप्लिन क्या होता है, जो सेल्फ इम्पोज्ड होता है, मतलब कि खुद ही को पता होता है कि हमें डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर सबको पता रहेगा कि कहाँ पे उन्हें कहाँ पे कैसा बिहेव करना है, तो अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड होता है नेगेटिव डिसिप्लिन। नेगेटिव डिसिप्लिन क्या होता है, देखो दो तरह के डिसिप्लिन हम देख रहे हैं, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव है वो अंदर से इंपलकेट होता है, मतलब आपके अंदर ही होता है पॉजिटिव डिसिप्लिन। और नेगेटिव डिसिप्लिन, जैसे आपको अगर कोई बताए आपको ऐसे बिहेव करना है, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, तो उसे हम नेगेटिव डिसिप्लिन कहेंगे। और अगर आपको कोई ऐसे बताए, आप अगर एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से डिसिप्लिन हो, तो आप रियल में डिसिप्लिन नहीं हो, ठीक है, इसे हम नेगेटिव डिसिप्लिन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द वेरियस काउजेस ऑफ एम्प्लॉय इन डिसिप्लिन, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉय डिसिप्लिन। देखो, अब हमारे को बताना है सेकंड क्वेश्चन में कि अच्छा बताओ कि एम्प्लॉय इनडिसिप्लिन में आता क्यों है, और आता है तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इनडिसिप्लिन में आने के। अब भैया बताओ, कुछ ना कुछ कारण तो होंगे ना एम्प्लॉय इनडिसिप्लिन में आता है। तो पहला कारण क्या है कि अगर जो फर्म है उसके अंदर ही कुछ गलत काम हो रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसको बुरा लगेगा ना, तो वो इनडिसिप्लिन में आएगा, वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। जब उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है जैसे सबके साथ किया जा रहा है, तो उसको बुरा लगेगा ना, तभी तो वो इनडिसिप्लिन में आएगा, ठीक है। जैसे कि वेज डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, गलत एक सबको अलग अलग प्रकार की ट्रीट किया जा रहा है, तो इसलिए आ सकता है। उसके बाद क्या है, लीडरशिप सही नहीं है ना, डायरेक्शन उसे सही से नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आ सकता है। उसके पास कम्युनिकेशन बैरियर्स हो रहे हैं, मतलब कि उसे नहीं पता किससे कम्युनिकेट करना है, फर्म के अंदर उसको कोई तवज्जो नहीं दे रहा, तो इनडिसिप्लिन में आ सकता है। वेयरिंग डिसिप्लिनरी मेजर्स का मतलब कि क्या है कि वेयरिंग डिसिप्लिन मेजर से हम क्या समझ रहे हैं। देखो कि अगर कोई फर्म में काम कर रहा है, अब दो तरह के लोग काम कर रहे हैं, एक के लिए कुछ और रूल्स है डिसिप्लिन के और दूसरे के लिए कुछ और रूल्स है ना। एक पे बहुत ज़्यादा पेनल्टी लग रही है, दूसरे पे नहीं लग रही है, तो इससे क्या है, वो इनडिसिप्लिन में तब आएगा ना कि उसके साथ कुछ और व्यवहार हो रहा है और किसी के साथ कुछ और हो रहा है, पार्शियलिटी हो रही है, तो क्या है, वो इनडिसिप्लिन में आएगा ही। उसके बाद क्या है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा डिफेक्टिव सुपरविजन। जो सुपरवाइजर्स हैं वो कुछ के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है और कुछ के नहीं है, ठीक है। तो क्या है, वर्कर्स का जो बिहेवियर है वो क्या है, डिसिप्लिन में होता है, इनडिसिप्लिन में हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो उसमें क्या कर सकते हैं, सुपरवाइजर को मानते ही नहीं है कुछ, ठीक है, तो डिफेक्टिव सुपरविजन भी कारण हो सकता है। इनएडिक्वेट अटेंशन टू पर्सनल प्रॉब्लम्स, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, उन पर अटेंशन ही नहीं दे रहे हैं, तो भी इनडिसिप्लिन में आएंगे। कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब कि क्या काम है, क्या सही से रूल्स हैं, अच्छे रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशन। कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, फिर क्या है, डिस्क्रिमिनेशन आएगा। मिस जजमेंट इन प्लेसमेंट्स एंड प्रमोशन, मिस जजमेंट का मतलब क्या है, ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंकरेजेज इनडिसिप्लिन। ये क्या है, मिस जजमेंट हो रही है, ठीक है, प्लेसमेंट में, ऑन अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इंकरेजेज इनडिसिप्लिन, इससे इनडिसिप्लिन आ सकता है। डिवाइड और रूल की पॉलिसी है, इसमें क्या होता है कि जो वर्कर्स की यूनिटी है उसको हार्म करने की कोशिश किया जा रहा है, मतलब कि कोई एम्प्लॉई ऐसा है जो चुगलखोरी कर रहा है उनकी, तो इससे क्या होता है, उसमें भी क्या है, एम्प्लॉयज इनडिसिप्लिन में आ सकते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगेगा, उनको आपस में ही वो कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट होने लगेंगे। सेटलमेंट ऑफ एम्प्लॉय ग्रीवियंस, डेफिनेट सेटलमेंट ऑफ एम्प्लॉय ग्रीवियंस का मतलब क्या है, ग्रीवियंस ऑफ एम्प्लॉयज आर नॉट सेटल्ड इन ड्यू टाइम, जो उन्हें परेशानियां हैं, जो उनकी उनको सॉल्व ही नहीं किया जा रहा है सही टाइम पे, तो वर्कर इंपेशेंट होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, ऑब्वियस सी बात है जब उन्हें नेग्लेक्ट किया जाएगा, तो इसीलिए क्या है, इस कारण किससे क्या है, ये डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। अब देखो, फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय डिसिप्लिन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एम्प्लॉय डिसिप्लिन के, टू ऑब्टेन अ विलिंग एक्सेप्टेंस ऑफ रूल, रेगुलेशन एंड प्रोसीजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर अटेन। कि क्या है, रूल्स और रेगुलेशन को वो क्या करे, एक्सेप्ट किए जाए, ताकि क्या है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो क्या कर सके, गोल को अचीव कर सके, ठीक है। और क्या है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्या है, सर्टेनली डिस्पाइट सेवरल डिफरेंसेस इन इनफॉर्मल बिहेवियर पैटर्न एंड अदर रिलेटेड चेंजेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि क्या है कि कुछ जो डिफरेंसेस हैं उनको क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन में रिलेट कर सके, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को एंकरेज किया जा सके, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, एडजस्टमेंट कर सके। डिसिप्लिन से क्या होगी, टॉलरेंस की भावना हम उनके अंदर डाल सकेंगे एम्प्लॉयज़ के अंदर।
तीसरा क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसकंडक्ट एट वर्क प्लेस। मिसकंडक्ट और वर्क प्लेस, या तो हम कैसे, दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्टेट द एक्ट्स ऑफ ओमिशंस दैट शैल बी ट्रीटेड एज मिसकंडक्ट अंडर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। तो कॉन्सेप्ट क्या है मिसकंडक्ट का? इन जनरल कॉन्टेक्स्ट मिसकंडक्ट क्या है, ट्रांसग्रेशन ऑफ सम एस्टैब्लिश्ड एंड डेफिनेट रूल ऑफ एक्शन। मतलब कि क्या है, कुछ हमने ऐसा एक्शन करना था, कर लिया है जो कि रूल में नहीं है, ठीक है। हमें कुछ रूल्स दिए जाते हैं कि हमें ये एक्शन कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। फॉरबिडन एक्ट, ऐसा एक्ट जो फॉरबिडन है, जो करना ही नहीं चाहिए था वो कर दिया है, ठीक है। ऐसी ड्यूटी जो होनी नहीं चाहिए थी वो कर दिया है। कुछ ऐसा बिहेवियर है तुम्हारा जो लॉ के ही अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, रॉन्ग बिहेवियर है। मिसकंडक्ट हैज ए स्पेक्ट्रम ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ठीक है। द मोस्ट सीरियसली सबवर्सिव कंडक्ट ट्रेंडिंग एंड एम्प्लॉय फुली अनफिट फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मिसकंडक्ट कवर्स अ लार्ज एरिया ऑफ ह्यूमन कंडक्ट. It can be an act that produces the smooth functioning of the establishment where an individual is employed. Grounds for misconduct can be trivial, such as neglect of work, or more serious, like insubordination or riotous behavior during working hours. Misconduct क्या है कि काम ही नहीं कर रहे हो तुम सही से, काम कर रहे हो, जब काम करने का टाइम है तुम्हारा तो तुम्हारा बिहेवियर ही अच्छा नहीं है, तो ये क्या है, मिसकंडक्ट के पार्ट है। अब देखो, मिसकंडक्ट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एदर इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और इन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। ना तो देखो ये 1947 में, ना तो 1946 में। मिसकंडक्ट इंक्लूड्स द एक्ट एंड omission which employers may notify the previous approval of the government or of the prescribed authority in pursuance of the section 8 of the payment of wages act 1936। देखो, शेड्यूल 1 क्लॉज 14(3) ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स, सेंट्रल रूल्स 1946 framed under इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 प्रोवाइडिंग फॉर सर्टेन एक्ट्स एंड omissions एज मिसकंडक्ट। दीज आर एज फॉलोज। जो शेड्यूल 1 है 14 इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का, वो क्या कहता है कि सर्टेन एक्ट और ओमिशन को मिसकंडक्ट मानता है। जैसे कि डैमेज कर दिया आपने जो एम्प्लॉयर है उसकी गुड और प्रॉपर्टी को, ठीक है। तुम कुछ डिसऑनेस्टी कर रहे हो या फ्रॉड कर रहे हो एम्प्लॉय के बिजनेस में। और उसके बाद क्या है, इलीगल तुम ग्रेटिफिकेशन दे रहे हो। ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है, किसी को उसके नाम पर ही, एम्प्लॉयर के नाम पर तुम इलीगली दे रहे हो। जैसे ये प्रॉपर्टी के मामले में होता है कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर्स जो होते हैं कभी कभी क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज होती है उसको बेच देते हैं, तो इसे भी हम इलीगल ग्रेटिफिकेशन कह सकते हैं। हैबिचुअल एब्सेंस, भाई रोज ही लीव ले लेते हो, ठीक है, विदाउट लीव नहीं दे रहे हो। हैबिचुअल लेट अटेंडेंस हो रही है, ठीक है, ब्रीच ऑफ एनी लॉ एप्लीकेबल टू द एस्टेब्लिशमेंट। राइटियस और डिसऑर्डरली बिहेवियर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, ठीक है, तुम्हारा बिहेवियर ही सही नहीं है, तुम काम पे ही नहीं ध्यान दे रहे हो, ठीक, बार बार एक ही तरह की गलती कर रहे हो, ओमिशन कर रहे हो, ठीक है, वर्क पर स्ट्राइक कर रहे हो, ठीक है। तो इस सब से क्या है हमारा, क्या आती है, इस सब से मिसकंडक्ट के क्या है, ये प्रोविजंस में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर मिसकंडक्ट अंडर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। अब क्या क्या प्रोविजन है, देखो अभी हमने जो मिसकंडक्ट देखा था ना, वो कौन से एक्ट के तहत आता है, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 के तहत आता है ये। द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोविजन क्या क्या है, जो वर्कमैन है उसको हम फाइन कर देंगे 2% अगर वेजेस में फॉर द एक्ट एंड ओमिशन रिगार्डेड एज मिसकंडक्ट। अगर कुछ भी वो मिसकंडक्ट करता है ना तो हम उसे 2% चार्ज कर देंगे, ठीक है, उसकी ही वेजेस में से। अ वर्कमैन मे बी सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 days एट अ टाइम। वर्कमैन को अगर हम सस्पेंड कर देंगे अगर वो बता के नहीं जाता 4 दिन से ज़्यादा के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेयर अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ वर्कमैन इज कॉन्टेम्पलेटेड अब और इज पेंडिंग और वेयर क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस आर अंडर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, ठीक है। हम उस पर क्या करेंगे, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करेंगे किसी भी वर्कमैन पे जब क्या है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस आर अंडर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल एंड एम्प्लॉयर इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नॉट नेसेसरीली, ठीक है। जब अगर इंक्वायरी बिठाई गई है किसी इनडिसिप्लिनरी एक्शन के लिए किसी वर्कमैन पे, अगर जो एम्प्लॉयर है वो खुद ही कह दे कि ज़रूरत नहीं है तो नहीं बिठाएंगे ना हम, सिंपल सी बात है। सेकंड में क्या है, अगर किसी को हमने सस्पेंशन में ले रखा है, ठीक है, तो उसे अलाउंस हमने देने हैं, ठीक है, किस रेट पे देने हैं। देखो अगर इंक्वायरी क्या है, पेंडिंग है और डिपार्टमेंटल, द सब्सिस्टेंस अलाउंस शेल फॉर द फर्स्ट 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन बी इक्वल टू द बेसिक वेज, ठीक है, उसको उतनी वेज देनी पड़ेगी, उसको अलाउंस देना पड़ेगा। इफ द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी गेट प्रोलॉन्ग, मतलब बहुत दिन तक इंक्वायरी चलती रहती है, तो क्या है 90 डेज का क्या है सस्पेंशन हो जाता है, तो उसको अलाउंस देना ही पड़ेगा, वेज देनी पड़ेगी, ठीक है, 3/4 ऑफ बेसिक वेज उसको देनी पड़ेगी। फिर दैट वेयर सच इंक्वायरीज प्रोलॉन्ग बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 90 days फॉर रीजन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द वर्कमैन, ठीक है, द सब्सिस्टेंस अलाउंस शेल फॉर द पीरियड एक्सीडिंग, ठीक है, तो उसको बेसिक वेज डियरेंस अलाउंस और ये मिलेगा 1/4 मिलेगा उसकी बेसिक वेज पे। अगर कोई आउटसाइड एजेंसी करती है इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल करती है तो क्या है, फर्स्ट 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन बी इक्वल टू 1/2 ऑफ हिज बेसिक वेज डियरेंस अलाउंस एंड अदर कॉम्पनसेटरी अलाउंस टू विच द वर्कमैन वुड हैव बीन एंटाइटल्ड टू इफ ही वॉज ऑन लीव, ठीक है। अगर उसको सस्पेंशन कर दिया है तो उसको 180 days का क्या है सस्पेंशन के 2 इक्वल टू हाफ ऑफ हिज बेसिक वेज, उतने दिन का उसे आधा जो भुगतान है वो किया जाएगा, उससे क्या है उसको अलाउंस दिए जाएंगे, ठीक है। If such inquiry or criminal proceedings get prolonged and the workman continues to be under suspension for a period exceeding 180 days, the subsistence allowance shall for such period be equal to 3/4 of such wages। हमने देख ली सारे प्रोविजंस हैं वो वर्कमैन के रिगार्डिंग। अब हम देखते हैं, देखो
इसमें क्या है, अ वर्कमैन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर इम्पोजिंग पनिशमेंट मे बी विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर अपील टू द अपेलेट अथॉरिटी। उसको पनिशमेंट 21 दिन के अंदर अंदर ही मिल जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इंक्वायरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, स्टेट द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट अ डोमेस्टिक इंक्वायरी। देखो डोमेस्टिक इंक्वायरी क्या होती है, डोमेस्टिक इंक्वायरी क्या होती है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ सर्च फॉर ट्रूथ फैक्ट सर्कमस्टेंसेज कंसर्निंग चार्जेस एलीज्ड बाय द एम्प्लॉयर अगेंस्ट इट्स एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या है कि डोमेस्टिक इंक्वायरी क्या होती है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके अराउंड बिठाई जाती है। देखो उसके फैक्ट और ट्रूथ हम उसमें लेते हैं, उसमें जो जो चीज़ें हुई होती हैं वो सब लेते हैं, एलीज बाय द एम्प्लॉयर अगेंस्ट इट्स एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अगेंस्ट में लगाते हैं। इट इज़ एन इंक्वायरी हेल्ड बाय द मैनेजमेंट अगेंस्ट इट्स एम्प्लॉय अगेंस्ट होम सर्टेन एक्ट्स ऑफ मिसकंडक्ट आर एलीड। ये उनके ऊपर लगाई जाती है जो मिसकंडक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है ना, डोमेस्टिक इंक्वायरी किसके लिए बिठाओगे, उसके लिए तो बिठाओगे जिसने कुछ गलत किया होगा, ऐसे ही आप किसी नॉर्मल के लिए तो नहीं बिठाओगे। इन अदर वर्ड डोमेस्टिक इंक्वायरी हम क्या कहते हैं, इंटरनल हियरिंग होती है। डोमेस्टिक का मतलब क्या है, डोमेस्टिक का मतलब क्या है, अंदर ही अंदर भीतर ही होती है ये सुनवाई। उसमें क्या होती है, एम्प्लॉयर के द्वारा होती है, टू असर्टेन वेदर एन एम्प्लॉयज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। उससे पता चलता है कि वो गिल्टी है या नहीं है। अब वो गिल्टी है तो सबूत जुटाए जाते हैं कि अगर सबूत उसके फेवर में है या उसके अगेंस्ट में, अगर फेवर में होंगे तो क्या है, वो गिल्टी है, अगर नहीं होंगे फेवर में तो वो गिल्टी नहीं है। अब उसका कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए, बिना प्रूफ के तो हम नहीं किसी को ठहरा सकते कि ये गिल्टी है, ठीक है। द मेन पर्पस क्या है डोमेस्टिक इंक्वायरी का, ट्रूथ बिहाइंड द एलिगेशन। अरे भैया जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो सच है या नहीं है, ये इसके लिए तो ये डोमेस्टिक इंक्वायरी बिठाई जाती है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, डोमेस्टिक इंक्वायरी क्या है, एज एन एम्प्लॉयर लेड इन्वेस्टिगेशन एम्ड एट डिस्कवरिंग फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सिचुएशन। इन्वेस्टिगेशन का एम क्या है कि हम देखते हैं फैक्ट और इन्फॉर्मेशन है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। इन विच एन एम्प्लॉयर हैज अक्यूज्ड एन एम्प्लॉय ऑफ मिसकंडक्ट। डोमेस्टिक इंक्वायरी क्या है, टिपिकली फॉलोज अ शो कॉज लेटर विच इज सेंट टू द एम्प्लॉय रिक्वेस्टिंग एन एक्सप्लेनेशन फॉर द एलीग्ड मिसकंडक्ट, ठीक है। इफ द रिस्पॉन्स इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो जो एम्प्लॉयर है वो क्या है, फॉर्मल डोमेस्टिक इंक्वायरी करता है। अब डोमेस्टिक इंक्वायरी शुड बी कैरिड आउट एज सून एज पॉसिबल फॉलोइंग अक्यूजेशन ऑफ मिसकंडक्ट एंड ऑल एक्टिविटीज शुड बी फॉर्मलाइज्ड एंड रिकॉर्डेड इन फुल, ठीक है। डोमेस्टिक इंक्वायरी क्या है, ऐसे कैरी करनी चाहिए हमें ताकि जो मिसकंडक्ट हो रहा है, ठीक है, एक्यूजेशन लगा रखी है हमने, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो क्या की जा सके, फॉर्मल की जा सके और उन्हें रिकॉर्ड किया जा सके, ठीक है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन हम करें। तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक इंक्वायरी क्या है, इंटरनल हियरिंग होती है, एम्प्लॉयर के द्वारा की जाती है, हमें पता चलता है कि गिल्टी है या नहीं है। उससे पहले उससे हम निकालें, उससे पहले हमें ये देखना जरूरी है कि उसने सही में कुछ गलत किया है या नहीं किया है, और हम उस पर कोई पेनल्टी लगाएं, ठीक है। सबसे पहले इसके स्टेप्स क्या है, अब इसके स्टेप्स देख रहे हैं। पहला स्टेप क्या है, इशुएंस ऑफ शो कॉज लेटर। सबसे पहले तो लेटर इशूड किया जाता है, लेटर जो कि एक्यूज्ड है, एक्यूज मतलब जो कि कुछ जिसने कुछ गलत किया, जो गिल्टी है या जिस पे एलिगेशंस लगे हैं उसको लेटर एक्यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि वो एक्सप्लेनेशन दे सके उसने जो काम किया है वो क्यों किया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन व्हाई डिसिप्लिनरी एक्शन शुड नॉट बी टेकन टू बी रिस्पॉन्डेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों नहीं लेना है, ठीक है। द कंटेंट ऑफ द लेटर शुड बी कॉन्फिडेंशियल एंड मस्ट बी इन लैंग्वेज दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड। जो लेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए और ऐसी लैंग्वेज में होना चाहिए कि अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। रिस्पॉन्स टू द शोकोज लेटर, शोकोज लेटर का क्या है, उसका रिस्पॉन्स मतलब कि एम्प्लॉय जो जिस पे लेटर आपने भेजा है वो रिस्पॉन्ड जरूर करे उस पर, वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे। इशुएंस ऑफ नोटिस ऑफ डोमेस्टिक इंक्वायरी, उसके बाद जो इशू है डोमेस्टिक इंक्वायरी का वो बिठाया जाता है। फिर क्या है, सस्पेंशन की जाती है इन केस ऑफ रिस्पॉन्स अनसेटिस्फैक्ट्री, जो उसने रिस्पॉन्स दिया वो अनसेटिस्फैक्ट्री है तो क्या है, जो एक्यूज है कैन बी सस्पेंडेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 वीक्स। उसको क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है 2 वीक्स के लिए, ड्यूरिंग विच ही इज एंटाइटल टू हाफ वेज, उसके लिए उसे हाफ वेज दी जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ द पैनल ऑफ डोमेस्टिक इंक्वायरी, अपॉइंटमेंट की जाती है पैनल की,